आज हम फिर से यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने जा रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया? तो किस देश ने भाग लिया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। ये 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य भारतीय वायुसेना ने फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स फ्रांस ने 5 दिनों के लिए वायुसेना स्टेशन जोधपुर में पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भाग लिया। और जो ये अभ्यास में दोनों पक्षों से राफेल लड़ाकू जेट की भागीदारी शामिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक थी। तो भारत की रैंक पूछी है, तो ये पहली बात तो ये जारी कौन करता है भ्रष्टाचार सूचकांक? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें भारत का जो स्थान था वो 86वां था, जो कि ये पहले 2019 में भारत 41 अंकों के साथ 80 नंबर पे ये स्थान, और अभी ये 86वें स्थान पे है। और इस सूचकांक में 88 अंकों के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पे रहे हैं। तो पहले और दूसरे पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क है और भारत की रैंकिंग 86 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है? तो ये किस में संशोधन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी ये संशोधन किया गया है। और थोड़ा सा इसमें ये भी है कि इस संशोधन के बाद अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए ज़मीन खरीद सकता है, यद्यपि खेती की ज़मीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पे हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल भारत को IEA का पूर्णकालिक सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जनवरी 2021 के साथ भागीदारी की? तो ये किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजन वेब सर्विसेज ने इसमें इसकी भागीदारी की है। आगे देख लेते हैं अगला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है ये बताना है। तो इस सूचकांक में 189 देशों में भारत 131 स्थान पे है। और सेकंड है, भारत ने 2012 और 17 के बीच अपनी GDP का 8% शिक्षा पे खर्च किया है। और तीसरा है, भारत में साक्षरता दर 74% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ये इसके करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 31वां है, और 2012 और 17 के बीच इसकी GDP का 8% शिक्षा पे खर्च किया गया था। और भारत में साक्षरता जो दर थी वो 74%। अगला पॉइंट है, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो नए संसद की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी।
और इस संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा। नए भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके निर्माण का प्रस्ताव पिछले वर्ष 5 अगस्त को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान रखा था। तो इसमें ये तिथि पूछी थी तो 10 दिसंबर 2020। आगे देखते हैं, यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो ये इसमें किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रणजीत सिंह डिसौले, जो कि ये प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रणजीत सिंह डिसौले जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में पाठ्य पुस्तक में QR कोड का उपयोग प्रारंभ करने के एक प्रयास के लिए दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला 1 फॉर रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता तो कौन विजेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन इस प्रतियोगिता के विजेता रहे। नीदरलैंड के रेड बुल रेसिंग टीम के मैक्स वेरस्टैपेन और थाईलैंड के अलेक्जेंडर एट बॉर्न क्रमशः दूसरे और तीसरे पे रहे। तो इसमें पहले स्थान पे ये कौन विजेता रहे? लुइस हैमिल्टन। आगे देखते हैं, बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों से संबंधित है ये त्रिपिटक। आगे, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये कौन था? गोपाल जो था ये पाल वंश का पहला शासक था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये पानीपत की कौन सी लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने? तो ये पहला 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें इसको पराजित किया था। पंचमहल किसमें स्थित है? तो ये किसमें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। ये पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ये 1498 में कालीकट में उतरा था। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो ये किस वर्ष चुने गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरिल रैडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है, लाइन है, वो रैडक्लिफ के नाम से जानते हैं। और ये 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित की गई थी और इसके आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ। सत्य में जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां और जनसंख्या के आधार पे दूसरा है।
निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये जो हमारे लिपुलेख, माना, नीत, ये हमारे जो है उत्तराखंड के हैं, ये हमारे दर्रे। तो इसमें बी जो हो जाएगा सिपकिला दर्रा, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से होकर बहती है वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, टेरा रोसा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? लाल मिट्टी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, तो कौन से नंबर पे है फल उत्पादन में? तो ये दूसरे नंबर पे है। आगे है, आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, तो ये कौन सी जनजाति हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड जनजातियां। आगे, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इसको कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक बना रह सकता है? तो ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जब जो भी पहले हो। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो एक तो क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। और इसमें पूछा है कि ये पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्राप्त किया? तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये पूछा है प्रावधान है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 के अंतर्गत ये जो है प्रावधान किया गया है। किसी फसल को सहायता देने के लिए क्रमशः निम्न में से कौन सी घोषणा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी मतलब सहायता देने के लिए ये घोषणा करी गई। आगे देख लेते हैं, निम्न में से एक गैर योजना व्यय को सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा होता है? तो ये हमारा है ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, ये इसकी सही व्याख्या है रोजगार के अवसरों की कमी। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशों के बीच में लोगों का संचलन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइग्रेशन जो क्या होता है। अगला है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और जो भूकंप का अध्ययन है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है।
ये जो हमारे 3 तरह के एक भूकंप मापी स्केल होते हैं। इसमें एक रॉसी फेरल स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है और रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर जो स्केल है वो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक जो चार्ल्स रिएक्टर थे उन्होंने किया था। और यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। तो इसमें ये पूछा था कि भूकंप की को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते, तो सिस्मोग्राफ का। अगला है, सर्वप्रथम पास्कल तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने किया था, तो ये हमारे थे एजी टांसले। इन्होंने सबसे पहले ये पास्कल शब्द का इकोसिस्टम का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो ओजोन परत में जो छेद का कारण है वो किसके कारण है, तो ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, ये इसका एक प्रमुख कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसिनरेटर इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंसिनरेटर बोलते हैं। दूध की सघनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की सघनता को मापने के लिए किया जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर जो है ये द्रवों की आपेक्षिक जो घनत्व है उसको मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर ये वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापने का यंत्र है। और हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसको मापने वाला यंत्र है ये। आगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संचायक सेल के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ये जो संचायक सेल है एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सामान्य उपयोग में आने वाली जो बैटरी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक लेड अम्ल संचायक सेल होती है और एक क्षारीय संचायक सेल होती है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:8। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो ये कौन सा है, टेफ्लॉन जो है ये न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित इसको किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक उच्च बहुलक होता है और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय व ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस पर सांद अम्लों व सांद क्षारों के विलयन का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, तो मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो कि ये आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत या आहार नाल से एक संबंध ग्रंथियां जैसे यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। आमाशय की जो जठर ग्रंथियां से जठर रस स्रावित होता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक है, लाइपेज है, पाचक रस ये पाए जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के माध्यम को अम्लीय और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें क्या प्रभावित होता है, प्लीहा को ये प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की से संबंधित है और इसका वाहक जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है।
प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती है। एक प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरस होता है, एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, एक प्लाज्मोडियम ऑक्जेली होता है, एक प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। ये चारों मलेरिया रोग के कारक होते हैं। जो मलेरिया का लक्षण होता है, इसमें रोगी के खून की जांच करवाकर उसको उपयुक्त दवा जैसे कुनैन है, कैम्क्विन है, क्लोरोक्विन है, ये सभी जो है औषधियाँ, ये सब डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दी जाती हैं इनको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको जो अंग प्रवाहित होता है वो प्लीहा है। आगे देख लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें पूछा है तापमान थर्मोमीटर आर्द्रता किससे संबंधित होता है। तो आर्द्रता हमारी हाइग्रोमीटर से संबंधित हो जाएगी। अभी हमने बताया कि हाइग्रोमीटर वायुमंडल में आर्द्रता मापने का एक यंत्र होता है और तापमान मापने का थर्मोमीटर होता है। इसमें आगे पूछा है कोड भाषा में यदि प्लीजेंट को RQYVYILN लिखा जाता है तो उसी कोड में RANCHER को क्या लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। P का हमारा कोड होता है 16, E का 5 होता है, A का 1 होता है, S का 19 होता है, A का 1, N का होता है 14, T का होता है 20। ये हमारा कोड है। R का इधर 18 हो गया, Q का 17 हो गया, Y का 25 हो गया, V का 22 हो गया और फिर Y का 25 हो गया, फिर ये H है, H का 8 हो गया और फिर N का 14 हो गया। तो इसमें हम अगर देख रहे हैं तो ये 16 है और ये 18 है। 16 से 18 ये 2 बढ़ रहा है, फिर 5 है यहाँ पे, E का 5 और यहाँ पे ये Q, तो इसमें तो ये 17 बढ़ रहा है। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए इसका। एक बार इसकी फिर से सही से कोडिंग करते हैं। यहाँ पे P और T से शुरुआत करते हैं। T और हमारा ये इसको लिख लेते हैं PEASANT और ये R हो गया, ये Q हो गया, ये Y हो गया, ये V हो गया, ये Y हो गया, ये H हो गया और ये N। तो अगर T 20 है 18, ये 20 और 18 यानी कि -2, N 14 होता है और Q 17, तो यानी 14 से 17 ये प्लस का 3 हो गया। फिर एक और यहाँ पे A है और यहाँ Y, तो इसमें डिफरेंस -2 का है, यानी कि एक बार -2 फिर +3, इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है। तो ये आगे भी R का भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो पहले लास्ट वाले से बनाएंगे। तो यहाँ पे R पहले -2 हो रहा था, तो R का हमारा 18 होता है, 18 में -2 करेंगे यानी कि 16 का P होता है। P तो सभी में दिया है। फिर फिर +3 था, तो E का 5 होता है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि H आना चाहिए, PH, यानी ये A और C में दिया हुआ है H। अब आगे फिर हमें देखना पड़ेगा। H का 8 होता है, 8 से -2 करेंगे तो यानी 6 F का होता है, तो इसमें F भी दिया हुआ है। फिर C का 3 होता है और +3 करेंगे, 3 में तो 6 हो जाएगा, तो F हो गया, डबल F। अब फिर N 14 होता है, 14 और फिर उसके बाद जो है यानी कि -2 यानी कि 12 किसका होता है, L का होता है, तो यानी हमारा C वाला सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे।
अगला क्वेश्चन है, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। यह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो इसमें ये जब भी सिनेमा देखने जाती है तो वो बृहस्पतिवार का दिन होता है, और 9 दिन पहले गई थी। अगर आज है 9 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बृहस्पतिवार था। तो ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 9 दिन पहले का है तो ये शनिवार हो जाएगा। ये आज हो गया। और 9 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनिवार। अंतिम क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। इसमें पूछा कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं। कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं, तो ये कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि भौंकती हैं। जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं, तो ये वो जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं। और सभी हाथी सोते हैं, तो ये बिल्लियाँ हो गई, और ये भौंकना हो गया, और ये जो सभी हाथी सोते हैं, तो ये हाथी हैं, और ये सभी हाथी क्या है, सोते हैं। कुछ बिल्लियाँ हाथी नहीं हैं। कुछ बिल्लियाँ हाथी नहीं हैं, तो ये कुछ बिल्लियाँ हाथी नहीं हैं। एक तो ये फर्स्ट कंडीशन ये बन गई। दूसरा हम बना सकते हैं इस तरह से कि ये कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि भौंकती हैं, और कुछ जो सभी हाथी सोते हैं। ये इस तरह से बन सकता है। तो इसमें देख लेते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं, तो इसमें केवल पहला सही हो जाएगा कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, तो यही वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखें।